अच्छा, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शुरू के 3 चैप्टर लिखने कैसे हैं। ठीक है। हम टेबल ऑफ कंटेंट पहले बना चुके हैं। ये चैप्टर 1 है मेरा इंट्रोडक्शन, जिसमें 2 हेडिंग्स रखी हैं, रिसर्च बैकग्राउंड एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ये जो चैप्टर 2 है लिटरेचर रिव्यू, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट में दे सकते हैं, आप चाहें तो अपनी रिपोर्ट में मत दें। मैंने रिपोर्ट में इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि इससे भी मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। उसके बाद चैप्टर 3। चैप्टर 3 है मेथडोलॉजी, जिसके अंदर मैंने 6 सेटिंग्स रखी हैं। क्वेश्चन डेवलपमेंट, टारगेट पॉपुलेशन, सैंपल प्रोसीजर एंड टेक्निक। आपकी रिपोर्ट में ये आखिरी 2 हेडिंग्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो एथिकल कंसिडरेशन और लिमिटेशन है, ये मैंने खुद ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, ये रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि हम जितनी भी इंटरनेशनल इस तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उसके अंदर हम एथिकल कंसिडरेशन और लिमिटेशन को भी कवर करते हैं। आप चाहें तो ये 2 हेडिंग्स ना भी डालें तो एक्सेप्टेबल है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट में ये चीज़ें शामिल नहीं है। अच्छा, पहले हम चैप्टर 1 देखेंगे, फिर हम चैप्टर 3 देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 देखेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर 2 ऑप्शनल है। तो अगर कोई चैप्टर 2 नहीं बनाना चाहता, नहीं करना चाहता, तो वो भी वीडियो एंड तक नहीं देखेगा। जैसे ही चैप्टर 3 खत्म हो जाएगा वो वीडियो रोक देगा। लेकिन जो चैप्टर 2 भी बनाना चाह रहा है, वो फिर आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में 2 हेडिंग्स हैं, रिसर्च बैकग्राउंड और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ये मैं बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ। अच्छा, जो आपको कोर्स वर्क उसने दिया हुआ है ना, उस कोर्स वर्क के अंदर उसने सारी डिटेल एक्सप्लेन की हुई है। वही सारी चीजें आपने पैराफ्रेज करके लिख देनी है। अब यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है कि वॉक एंड फायर चाइनीज रेस्टोरेंट है, एलोना मस्का का बैकग्राउंड दे दिया है कि एंटरप्रेन्योर है। अच्छा, आपने चीजें नोट की है? उस केस में एंड में मेंशन किया हुआ है कि वो अपने रेस्टोरेंट को जिन बेसिस पे मार्केटिंग करना चाह रही है वो क्या था, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स था, एटमॉस्फेयर था। मैंने ये बात शुरू में मेंशन कर दिया। तो बेसिकली पैराफ्रेजिंग यही होती है कि आपने आइडिया पूरा देना है, लेकिन आप अपनी ओन वर्डिंग में करते हैं। तो जो बात उसने पहले बताई मैंने बाद में बता दी, जो बात उसने बाद में बताई मैंने मिडल में बता दी। ये बात समझ रहे हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, वर्डिंग चेंज कर दी, सिनोनिम यूज कर लिया, एक्टिव को पैसिव करें, पैसिव को एक्टिव करें। समझ रहे हैं? अब ये पूरे का पूरा बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बैकग्राउंड अच्छा लिखा हुआ है या बुरा लिखा हुआ है, ये डिसाइड कैसे होगा? ठीक है, तो मैम आपके थ्रू आंसर लेते हैं। क्या एलोना मस्का का बैकग्राउंड इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि कौन थी, क्या करना चाह रही थी? बिल्कुल। क्या उसमें ये लिखा गया है कि वो अपने रेस्टोरेंट को कंपैरेटिव एडवांटेज क्या देना चाह रही है? बिल्कुल। क्या इस बैकग्राउंड के अंदर प्रॉब्लम बताई गई है? ये बताई गई है कि देखें, सेल्स ओवर टाइम और ट्रैफिक फ्लो थोड़ा कम हो गया। डन। अच्छा, उसका रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये भी मेंशन कर दिया गया है। डन। इसके लिए उसने क्या करना चाहा, वो भी मेंशन कर दिया है। किस तरह से डेटा कलेक्ट किया, ये भी मेंशन कर दिया गया है। और इसी बैकग्राउंड में उसके कंपेटिटर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। और वो इस रिपोर्ट से क्या कह रही है, वो सारी बातें भी मेंशन कर दिया गया है। अब मिसाल के तौर पे अलिशबा मुझे अपना बैकग्राउंड सबमिट करवाते हो, कहते हैं बताएं अच्छा लिखा हुआ बुरा लिखा हुआ है। अच्छे बुरे का क्राइटेरिया समझ में आ गया? इन 2 पैराग्राफ में सारी डिटेल्स मिल गई है। बैकग्राउंड पता चल गया है, रिसर्च का बैकग्राउंड पता चल गया है, हमें प्रॉब्लम पता चल गई है, वो करवाना क्या चाह रही है वो पता चल रही है, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके कंपेटिटर क्या है। 2 पैराग्राफ में सारी की सारी बातें कवर कर दी गई है। और हमने दूसरी बात ये समझी, जो कोर्स वर्क में हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमने उसी को एक्सट्रैक्ट करके पूरा बैकग्राउंड लिखा है। डन हो गया। 1.2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में एक बात का ख्याल रखिएगा, आप ऑर्डर आगे पीछे नहीं कर सकते। उसने हमें 6 ऑब्जेक्टिव दिए थे, हमने यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव लिख दिए, लेकिन आप नोट करें, लिखे उन वर्डिंग के अंदर है। कैसे? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको उसके ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। ये तो क्वेश्चन ओपन हुआ हुआ है। हाँ, क्वेश्चन को मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसमें कंसेप्ट ये है, ऑब्जेक्टिव सेम लिखे हैं लेकिन वर्डिंग चेंज हो गई है। लेकिन वर्डिंग में आपने एक काम ये करना है कि इसका आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव 1 है वही आपका ऑब्जेक्टिव 1 होना चाहिए, जो इसका ऑब्जेक्टिव 2 है वही आपका ऑब्जेक्टिव 2 होना चाहिए। उसकी वजह ये, जब हम लोग रिजल्ट बना रहे होंगे ना, तो हमने लिखना होगा ऑब्जेक्टिव 1 की ये रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव 2 की ये रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव 3 ये, ऑब्जेक्टिव 4 ये बात समझ रहे हैं? तो अगर आपने ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि ऑर्डर वही वाला ऑर्डर रखें जिस ऑर्डर में उसने बनाया हुआ है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अभी मैं इसके ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव दिखा देता हूँ आपको, और दोनों की वर्डिंग कंपेयर कर लेंगे। सेम चीज़ें लिखी हुई है,
बस डिफरेंस चीज किस चीज का है? वर्डिंग का है। मैं इसकी फाइल ओपन करता हूँ और फिर कंपेयर करते हैं कि उनकी वर्डिंग क्या है और ये वर्डिंग क्या है। अब ये देखें, कोर्स वर्क के अंदर उसने ऑब्जेक्टिव 2 क्या दिया हुआ है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरह उडल्स का कस्टमर अपने रेस्टोरेंट को डिस्क्राइब करता है और किस तरह वॉक एंड फायर का कस्टमर अपने रेस्टोरेंट को डिस्क्राइब करता है। ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। यही बात हमने अपनी ओन वर्डिंग में लिख दी है, वर्डिंग चेंज करके। अच्छा, यही 6 ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं अपनी ओन वर्डिंग में। अगर आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव की हेडिंग नहीं लिखना चाह रहे तो आप रिसर्च क्वेश्चंस की हेडिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन ये दोनों हेडिंग्स नहीं आएगी, एक ही आएंगी। या तो आप रिसर्च क्वेश्चन लिख दें या तो आप लोग रिसर्च ऑब्जेक्टिव लिख दें। ये दोनों हेडिंग्स नहीं करिएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब सवाल है फर्क क्या है। फर्क ये है, रिसर्च क्वेश्चन इंटेरोगेटिव होंगे और रिसर्च ऑब्जेक्टिव अफर्मेटिव स्टेटमेंट होगा, स्ट्रेट लाइंस होगी। मिसाल के तौर पे मुझे एक्स और वाई का रिलेशनशिप देखना है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव में लिखूंगा टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। लेकिन इसी का मुझे रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, तो उसको इंटरोगेटिव कर दूंगा, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। ये बात समझ रहे हैं? तो आप चाहें तो 6 रिसर्च क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 6 रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, दोनों में से एक बनेगा। डिफरेंस ये है, आपने उसको इंटरोगेटिव रखना है, उसको अफर्मेटिव रखना है। अब ये देखें, अब ये सेकंड, मेरा भी ऑब्जेक्टिव वही है, वही बात कह रहा है। वॉक एंड फायर नूडल्स को कंपेटिटर को कंपेयर करें कस्टमर के प्रीवियस एट्रीब्यूट के बेस में कि किस तरह वो उसको परसीव करता है। सेम ऑब्जेक्टिव दिए हुए, वर्डिंग डिफरेंट है। डन। ये 6 के 6 मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिए। उसके बाद एक पैराग्राफ लिख दिया कि इस ऑब्जेक्टिव से क्या क्या चीज कवर हो रही है। हमारा चैप्टर 1 रेडी। चैप्टर 1 में सिर्फ 2 चीजें थी, एक बैकग्राउंड देना था और दूसरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव देना था। जो आपका चैप्टर 3 है उसकी 40 to 50% चीजें उस रिपोर्ट में दी हुई है, बाकी 50% चीजें हमने खुद लिखनी है। तो चैप्टर 1 हो गया, जैसे हमने डिसाइड किया था, पहले चैप्टर 1 करेंगे, फिर चैप्टर 3 करेंगे, फिर चैप्टर 2 करेंगे। अब एक काम करते हैं, चैप्टर 3 पे आ जाते हैं डायरेक्ट। डन। चैप्टर 2 को फिलहाल स्किप कर रहे हैं और मैं चैप्टर 3 पे आ रहा हूँ। जी। चैप्टर 3 है क्वेश्चन ईयर डेवलपमेंट। डन। सॉरी, चैप्टर 3 में पहले आएगा रिसर्च मेथड एंड प्रोसीजर्स। पहले इसको डिस्कस कर ले। अच्छा, इसका ऑर्डर आप आगे पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो करें। जी। अब सबसे पहले लिखा हुआ है कि इस रिसर्च ने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन किया है। अच्छा, अब क्योंकि ये रिसर्च मेथड का कोर्स नहीं था, रिसर्च मेथड के कोर्स में डिफरेंट डिजाइन पढ़ाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं, ठीक है। अच्छा, रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक्सप्लेनेटरी होते हैं, एक्सप्लोरेटरी होते हैं। हमें वो सब डिस्कस करने की नीड नहीं है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि जो हमारी रिसर्च है इसका रिसर्च डिजाइन क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। तो हमसे पूछा जाएगा आपकी रिसर्च की टाइप क्या है, तो हम कहेंगे हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की गई है। और फिर इसके अंदर हमने कंपेयर किया है कस्टमर की परसेप्शन को, प्रेफरेंस को, सेटिस्फेक्शन लेवल को बिटवीन वॉक एंड फायर एंड कंपेटिटर वूडल्स। ये बात मेंशन कर दी गई है, ठीक है। ये भी बता दिया गया है कौन सा डिजाइन फॉलो किया गया है, ये भी बता दिया गया पर्पस क्या था, किन किन बेसिस पर कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद ये भी बता दिया गया है कि सर्वे किया गया है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटर प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। रिस्पॉन्डेंट ने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की है, ये सारी डिटेल्स दे दी। चलें क्लास आगे की हेडिंग डिस्कस करते हैं। 3.1 में मैंने डाल दिया क्वेश्चन डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक ये की है, क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दिया, ये नहीं करना। क्योंकि 2000 वर्ड की तो आपकी टोटल रिपोर्ट है, अगर आप पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर देंगे तो 2000 वर्ड का तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन डेवलपमेंट में ये करना होता है कि आपने एक्सप्लेन करना होता है क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। अब ये देखें कैसे एक्सप्लेन किया गया है। मैंने बताया कि क्वेश्चन के 6 सेक्शन हैं। पहले सेक्शन में स्क्रीनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे सेक्शन में लाइफ स्टाइल परसेप्शन मेजर। अब देखिएगा हो क्या रहा है। स्क्रीनिंग क्वेश्चन का मतलब समझिएगा उस्मान साहब। स्क्रीनिंग क्वेश्चन का मतलब फिल्टर क्वेश्चन। मिसाल के तौर पे मुझे आपसे पूछना है कि आपने यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन लिया, किसके कहने पर एडमिशन लिया, किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया। तो मेरा पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल होगा आर यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यस और नो। जो यस कहेगा क्वेश्चन उसी का कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो नो कहेगा वो तो आगे तमाम सवालों का जवाब दे ही नहीं सकता। इस तरह का मुझे कोई स्मोकिंग पे रिसर्च करनी है, स्मोकिंग का डेटा कलेक्ट करना है, किस एज में स्मोकिंग शुरू की, कौन सा ब्रांड पीते हैं, दिन में कितने सिगरेट पीते हैं। तो पहले तो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा सिगरेट पीता भी है या नहीं पीता।
तो इसके ना शुरू के जो 4 क्वेश्चन थे, उसके शुरू के 3 क्वेश्चन सेक्शन ए के, उन सब के आंसर यस 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 होंगे। ये बात समझ रहे हैं? उसमें किसी का भी आंसर नो नहीं होगा। दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये है रेगुलरली ईट करते हैं, यस और नो। इसमें 405 के 405 यस है। आप फ्रिक्वेंसी टेबल बना के देखिएगा। फिर चाइनीज रेस्टोरेंट में भी सारे के सारे यस है। 50,000 मोर में भी सब के सब यस है। फिर यहाँ पे हमने देखा था आई थिंक 152 उडल्स वाले, 254 वॉक एंड फायर वाले हैं। ये स्क्रीनिंग क्वेश्चन है। अच्छा, सेक्शन बी क्या है? लाइफ स्टाइल के क्वेश्चन है। इसके अंदर 11 आइटम पूछे गए 1 to 7 के स्केल में। यही बात मैंने रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दी कि कहाँ की फाइल मेरी वो, एक सेकंड जो मैं साथ साथ में फाइल ओपन कर लूँ। जी, कि लाइफ स्टाइल के 7 लिखित स्केल पे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात भी मेंशन कर सकता था। अगर आप नोट करें तो लाइफ स्टाइल के 11 सवाल पूछे गए हैं। तो आप लोग चाहें तो रिपोर्ट में ये भी मेंशन कर सकते हैं 11 आइटम्स है, उनकी स्केलिंग क्या है, 1 to 7। लाइकेट स्केल को भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है परसेप्शन मेजर। अब ये देखिएगा, परसेप्शन मेजर, थर्ड सेक्शन हमारा परसेप्शन मेजर पे था। उसका भी मैंने मेंशन कर दिया कि जो थर्ड हमारा क्वेश्चन ये है वो परसेप्शन मेजर की बेस में है। आई थिंक उसके 12 सवाल थे। देख लेते हैं। लाइफ स्टाइल के 11 सवाल थे और परसेप्शन मेजर के 10 सवाल थे। तो आप चाहें तो उस क्वेश्चन या डेवलपमेंट की हेडिंग में ये बात मेंशन कर सकते हैं कि लाइफ स्टाइल के 11 सवाल थे और परसेप्शन मेजर के 10 सवाल थे। यहाँ तक क्लियर होगी लॉजिक? आगे मूव करते हैं। फिर सेक्शन 4 को एक्सप्लेन किया है, सेक्शन 5, सेक्शन 6। इसी तरह आपने भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। मैं फिर से कह दूं, क्वेश्चन डेवलपमेंट में क्वेश्चंस नहीं बताने। क्वेश्चन डेवलपमेंट में अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। कितने सेक्शन है? पहला सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, दूसरा सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है, थर्ड सेक्शन किस चीज से रिलेटेड है। यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? आगे चलें। क्वेश्चन डेवलपमेंट समझ में आ गया? आगे मैंने हेडिंग दिया टारगेट पॉपुलेशन और सैम्पलिंग। आप चाहें तो दोनों हेडिंग अलग अलग कर सकते हैं, मैंने एक ही कर दिया है। टारगेट पॉपुलेशन में आपने बताना होता है आपने डेटा कलेक्ट किया किन से है। और सैम्पलिंग में बताना पड़ता है 2 चीजें, एक तो सैम्पलिंग डिजाइन कैसे कलेक्ट किया है, और दूसरा कितने लोगों से कलेक्ट किया है। मैंने सारी बातें एक साथ मेंशन कर दी है। टारगेट पॉपुलेशन में मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई किन लोगों से डेटा लिया गया है जो कि चाइनीज रेस्टोरेंट में रेगुलरली बेसिस पे आ रहे होते हैं। उसके बाद देखें, एक और चीज देखिएगा। अब सैम्पलिंग के मेथड, सैम्पलिंग के 2 मेथड होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्दर टाइप्स होती है, रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफायर, क्लस्टर, मल्टी स्टेज क्लस्टर। पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि आपकी मेथोडोलॉजी में सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी यूज हुई है। तो हमने ये मेंशन कर दिया है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज हुई है। इसका मतलब है तमाम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तो साइड पे हो गई। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। कन्वीनियंस है, कोटा है, जजमेंटल है, स्नोबॉल है पैजेट है, ठीक है, हेट्रोजीनियस है, बहुत सारी है, एक्सट्रीम केस सैम्पलिंग है। इसमें से हमने यूज की कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब आप नोट करें, 2 लाइंस में सब कवर कर दिया कि नॉन प्रोबेबिलिटी कन्वीनियंस सैम्पलिंग की गई है और 405 पार्टिसिपेंट थे, जिसमें 253 कस्टमर वॉक एंड फायर के थे और 152 उडल्स के थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लास दोनों बात इस एक पैराग्राफ में सारी बातें कवर हो गई। टारगेट पॉपुलेशन क्या थी, सैम्पलिंग डिजाइन क्या था, सैंपल साइज क्या था, उन दोनों का ब्रेकअप क्या था। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आपने सैम्पलिंग तो बता दी, अब सवाल ये आपने डेटा कलेक्शन कैसे किया। डेटा कलेक्शन की भी कुछ चीजें समझ लें। डेटा कलेक्शन के 2 मेथड होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, हम लोगों ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया। अब प्राइमरी डेटा में भी बहुत सारी टाइप्स होती है। क्या किया आपने? एक्सपेरिमेंटल डिजाइन किया, सर्वे किया, क्या किया? अगर आपने सर्वे किया तो फिर आपने क्या किया? फोकस ग्रुप किया, ग्रुप डिस्कशन किया, इंटरव्यूज लिया, क्वेश्चन लिया, ये सारी बातें बताएं। अब आप नोट करें, एक ही लाइन में मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। पहले लिखा हुआ है कि 2 वीक का पीरियड था। अच्छा, जरूरी नहीं आप इसको 2 वीक लिखें, आप अपनी रिपोर्ट में 4 वीक लिख दीजिएगा, 2 मंथ लिख दीजिएगा, 1 मंथ, 10 डेज, 15 डेज, कुछ चेंजेस लाएगा। क्योंकि ये हमने एजम्पशन के बेस पर लिखा है। तो मैंने लिखा है कि 14 दिन में डेटा कलेक्ट किया है, 2 वीक्स में किया है, आप ये कह सकते हैं 10 दिन में किया है। आप ये भी कह सकते हैं 3 वीक्स में किया है, 21 डेज में किया है, 24 डेज में किया है। डन। उसके बाद फिर ये भी मेंशन कर दिया गया कि 10 इंटरव्यूज लिए गए वॉक एंड फायर एंड हूडल से, सर्वे किया गया था। ठीक है, ये मेंशन कर दिया गया। और सर्वे में भी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड को यूज किया गया है। ठीक है। एक और बात देखिएगा, मैंने एंड में एक और बात मेंशन कर दी कि हमने जो क्वेश्चन कलेक्ट किया है वो ऑन साइट भी किया है, ऑनलाइन भी किया है। आपकी मर्जी, आप दोनों में से एक मेंशन कर सकते हैं। अब ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपने पूरा क्वेश्चन
ऑन साइट किया है, ठीक है। और ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ऑनलाइन किया है। मैंने कहा कि मैंने दोनों कर दी, ऑन साइट भी कर दी, और इसमें चाहे ना तो डिफरेंट बातें डाल सकते हैं, कैसे, जो मैंने नहीं डाली, क्योंकि अभी मैंने चैप्टर 4 और चैप्टर 5 नहीं किया, और मेरी 2100 की लिमिट क्रॉस हो गई है। मुझे पूरी रिपोर्ट 2000 वर्ड की बनानी थी, तो मेरी रिपोर्ट 8 से 10 हजार वर्ड की बन रही है। लेकिन आपने बेस्ट 2000 सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें डाल सकते थे? डेटा कलेक्शन में मेंशन कर सकते थे कि हमने डेटा कलेक्शन करने के लिए डिफरेंट डेज और डिफरेंट टाइमिंग्स वगैरह, कैसे? अगर आप सिर्फ मंडे और ट्यूसडे को जाते तो एक स्पेसिफिक टाइम की पॉपुलेशन ने आया होता, वीकेंड वाले नहीं आते थे। तो अभी मेंशन कर सकते हैं कि भाई बाइसनेस खत्म करने के लिए हमने क्या किया, डिफरेंट डेज और डिफरेंट टाइमिंग्स पे डेटा कलेक्ट करने गए। सैटरडे को भी गए, संडे को भी गए, लंच टाइमिंग पे भी गए, डिनर टाइमिंग पे भी गए। ये बात समझ रहे हैं? जो मंथ का लास्ट संडे उसमें भी गए, जो मंथ का समझ रहे हैं इस तरफ। लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप ये कहेंगे मंथ के लास्ट संडे में भी गए, और आप ये कहेंगे 10 दिन में सारा डेटा कलेक्ट कर लिया। तो इसी कॉमन सेंस यूज करेगा। मैंने ये सारी डिटेल डेटा कलेक्शन में नहीं दी, आप लोग देना चाहें तो दे सकते हैं। उसके बाद बताया गया डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। वो पूछा आपने डेटा एनालिसिस कैसे किया है। अच्छा, इसमें रिजल्ट नहीं देने, इसमें वो आपसे ये पूछ रहा है कि डेटा एनालिसिस करने के लिए आपने यूज क्या क्या किया है। तो मैंने तमाम टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन दे दिया। आप चाहें तो इसको वन लाइनर भी दे सकते हैं। मैंने क्या है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, फ्रीक्वेंसी टेबल, क्रॉस, ये सब कुछ मैंने किया है। उसके बाद टी टेस्ट और नोवा किया है। ये हमें पता है कि ग्रुप्स को कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। काय स्क्वायर टेस्ट दो क्वालिटेटिव के एसोसिएशन के बीच के लिए किया जाता है। उसके बाद कोरिलेशन और रिग्रेशन, ये क्वांटिटेटिव के लिए है। अच्छा, मजे की बात क्या है, आप चाहें तो बाद में इसको एडिट कर सकते हैं, कैसे? मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है किन वेरिएबल्स के लिए मैंने कौन सा टेस्ट यूज किया, लेकिन आप एक काम करेंगे, जब पूरी रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाए ना, तो इस हेडिंग में आके चेंजेस करिएगा। क्या चेंजेस करेंगे? आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 के लिए मैंने फला टेक्निक यूज की, ऑब्जेक्टिव 3 और 4 के लिए फला टेक्निक यूज की। ये बात समझे कि ज्यादा बेहतर है? मैं भी इसको एडिट करूंगा। जब मेरा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 रेडी हो जाएगा ना, तो मैं डेटा एनालिसिस को ऐसे लिखूंगा कि ऑब्जेक्टिव नंबर 1 के लिए, फॉर एग्जांपल, मैंने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस यूज किया और काइस का यूज किया। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 के लिए मैंने कोरिलेशन और रिग्रेशन को यूज किया। चैप्टर नंबर 3 के लिए मैंने क्रॉस चेक को यूज, ऑब्जेक्टिव नंबर 3 के लिए। तो आप ये इस तरह लिखेंगे ना, तो वो ज्यादा बेहतर कंसीडर होगा। डन हो गया? यहाँ तक आपकी रिपोर्ट खत्म। अब आगे दो हेडिंग्स मैंने और डाल दिए हैं, एथिकल कंसिडरेशन और लिमिटेशन। नॉर्मली जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि हमने कोई अनएथिकल काम नहीं किया। अनएथिकल का मतलब क्या होता है कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना विदाउट उनके कंसेंट के। तो यहाँ पे सारी बातें मैंने मेंशन कर दी हैं कि जिन कस्बों से डेटा लिया गया था, ये देखिए मेंशन कर दिया है, उनका कंसेंट लिया गया था, बताया गया था आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पे शेयर नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके अलावा सब वॉलंटरी थे। वॉलंटरी का मतलब क्या है? आगे मैंने कहा मैंने कोई इंसेंटिव भी प्रोवाइड नहीं किया। अगर मैं पैसे दे के डेटा फिल करवा रहा होता तो फिर आंसर बायस हो सकते थे। जो बंदा कस्टमर नहीं है वो भी पैसे लेने के चक्कर में कह रहे थे मैं फिल कर दूंगा। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि ना तो कोई पैसे दिए गए, वॉलंटरी था, जिसने देना था उसने अपनी मर्जी से दिया, क्लियर है। कंसेंट भी साइन करवा लिया, उनकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की। ये सारी चीजें मैंने एथिकल कंसिडरेशन में मेंशन कर दी हैं। आखिरी हेडिंग है लिमिटेशन। हर रिसर्च में कोई ना कोई कमी रह जाती है। अच्छा, रिसर्च का नॉर्मली ऑब्जेक्टिव होता है कि आप उसको जनरलाइज कर सकें, ठीक है। जनरलाइज करने के लिए एक हम टूल यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करेंगे। आपने नोट किया हमारे केस में कौन सी सैंपलिंग यूज हुई? नॉन प्रोबेबिलिटी। तो रिसर्च की लिमिटेशन रह गई, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हमारी रिसर्च की लिमिटेशन ये रह गई है कि हमने कन्वीनियंस सैंपलिंग की है, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो फिर जनरलाइजेशन में थोड़ा इश्यू होगा। ये बात समझ में आ गया? और क्योंकि सेल्फ रिपोर्टेड रिजल्ट है तो बाइसनेस हो सकती है। तो दो चार मैंने लिमिटेशंस बता दी कि भाई इस रिसर्च में ये लिमिटेशंस रह गई हैं। ये लेकिन ये मैं फिर से बता दूं, आखिरी दो हेडिंग्स ऑप्शनल है। आखिरी दो हेडिंग ऑप्शनल है। यहाँ तक डन हो गया? ये हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 3 रेडी। चैप्टर 2 इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं, अलग वीडियो बना दूं? है सिर्फ 5 मिनट का वैसे, इसी में ऐड कर देते हैं ना। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 करना है फिर। चैप्टर 2 की अलग वीडियो बना दूं?